क्या आपने कभी सोचा है, हर बार जब महंगाई बढ़ती है तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सबसे बड़ी उम्मीद आखिर डीए पर ही क्यों टिक जाती है? क्या डीए सिर्फ सैलरी बढ़ाने का जरिया है या इसके पीछे छुपी है सरकार, कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच की एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक कहानी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार राज्य की आर्थिक कमजोरी का हवाला देकर डीए देने में देरी कर सकती है? क्या कर्मचारियों और पेंशनर्स का अधिकार आर्थिक संकट के नाम पर टाला जा सकता है या फिर इसके पीछे कुछ और ही वजह है? आखिर क्यों डीए बढ़ोतरी की हर घोषणा देश भर में चर्चा का विषय बन जाती है और क्यों लाखों परिवारों की नज़रें हर 6 महीने बाद सरकार के फैसले पर टिक जाती हैं? नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे कि डीए कितना ज़रूरी है, सरकार इसे किस आधार पर बढ़ाती है और क्या आर्थिक हालात सच में डीए रोकने की वजह बन सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ डीए नहीं बल्कि कर्मचारियों, पेंशनर और सरकार के बीच भरोसे और अधिकारों की एक पूरी कहानी है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति राज्य की सबसे बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है। बिल्कुल। और अचानक एक वैश्विक संकट आता है और वो कंपनी अनिश्चित काल के लिए उस व्यक्ति के वेतन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रोक देती है। और वो भी बिना किसी डेडलाइन के। हाँ, कोई स्पष्ट डेडलाइन नहीं होती, कोई पक्का वादा नहीं होता। अब अगर हम सोचें कि वो कंपनी कोई प्राइवेट कॉर्पोरेशन नहीं है बल्कि खुद सरकार है, तो स्थिति कितनी गंभीर हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि जब सरकार इस तरह का कदम उठाती है तो इसका असर सिर्फ उन सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता। अच्छा। हाँ, मतलब ये पूरी अर्थव्यवस्था और लेबर मार्केट के लिए एक मिसाल बन जाता है। अगर राज्य अपनी देनदारियों से पीछे हट सकता है तो फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए तो एक ब्लूप्रिंट बन जाता है ना। एकदम सही। और यही कारण है कि आज के हमारी इस गहन चर्चा में हम जो विषय ले रहे हैं वो सिर्फ सरकारी दफ्तरों की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे सामने जो ताज़ा विश्लेषण और स्रोत हैं आज, वो एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो देखने में तो एक साधारण वित्तीय आंकड़ा लगता है, लेकिन असल में ये लाखों लोगों की आजीविका, राज्य के खजाने और हमारी न्यायिक व्यवस्था की उलझनों से जुड़ा है। हाँ, और हम बात कर रहे हैं महंगाई भत्ते की। जी, जिसे आम बोलचाल में डीए या डीएनएस अलाउंस कहा जाता है। और इस मुद्दे को हम आज मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के वर्तमान हालात के लेंस से समझने की कोशिश करेंगे, जहां ये एक बहुत बड़े टकराव का रूप ले चुका है। इस टकराव की तह तक जाने से पहले ना उस बुनियादी मैकेनिज्म को समझना जरूरी है जिस पर यह पूरा विवाद टिका है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। हाँ, ज्यादातर लोगों को लगता है कि डीए सरकार की तरफ से मिलने वाला कोई बोनस है या जैसे दिवाली पर मिलने वाला कोई गिफ्ट होता है। हाँ, एक एक्स्ट्रा पर्क समझ लेते हैं लोग इसे। बिल्कुल, लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से ये पूरी तरह से गलत धारणा है। मतलब डीए कोई रियायत या उपहार नहीं है, ये एक इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट मतलब ये कोई इनाम नहीं है जो सरकार खुश होकर दे दे। एकदम सही। अगर मैं इसे एक विजुअल तरीके से समझने की कोशिश करूं तो मान लीजिए कि जो तय सैलरी है वो एक बाल्टी है। ठीक है। और जो महंगाई है वो उस बाल्टी के पेंदे में हो रहा एक सुराख है। बाजार में चीजें महंगी हो रही हैं तो उस सैलरी की ताकत, मतलब उसकी परचेजिंग पावर लगातार उस सुराख से रिस रही है। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। तो डीए असल में वो टेप है जो उस सुराख को बंद करता है। अगर वो टेप नहीं लगेगा तो बाल्टी खाली होती जाएगी, भले ही कागज पर सैलरी का नंबर उतना ही दिखे। हाँ, ये बाल्टी वाला उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया की एकदम सटीक तस्वीर पेश करता है। और उस सुराख का आकार हर महीने बदलता रहता है। जाहिर है, महंगाई कम ज्यादा होती रहती है। बिल्कुल। तो उसे नापने के लिए कोई हवा में तीर नहीं चलाता। इसके लिए एक बहुत ही कड़ा और वैज्ञानिक डेटा पॉइंट इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। हाँ, जिसे CPI-IW कहते हैं, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। एक मिनट, थोड़ा ब्रेक लगाते हैं यहाँ पर। ये CPI-IW काम कैसे करता है? मतलब क्या कोई एक कमेटी एक बंद कमरे में बैठकर तय करती है कि हाँ भाई, इस महीने इतनी महंगाई बढ़ी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एकदम जमीनी स्तर का डेटा होता है। सरकार बाकायदा एक बास्केट ऑफ गुड्स ट्रैक करती है। बास्केट ऑफ गुड्स? हाँ, इसमें वो सारी चीजें शामिल होती हैं जो एक आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करता है। मतलब आटा, दाल, चावल, घर का किराया, बस का भाड़ा, पेट्रोल, बच्चों की स्कूल फीस, मतलब रोज की जरूरत है। बिल्कुल। और यहाँ तक कि पैरासिटामोल जैसी बेसिक दवाइयां भी, जब इस पूरी बास्केट की कीमत बढ़ती है तो उस प्रतिशत को CPI-IW के जरिए दर्ज किया जाता है।
ओहो, तो ये काफी व्यापक है। हाँ, और इसी इंडेक्स के आधार पर यह तय होता है कि उस बाल्टी के सुराख को बंद करने के लिए कितने प्रतिशत डीए की जरूरत है। ये एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की तरह काम करना चाहिए। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इस ऑटोमेटिक सिस्टम में एक बहुत बड़ा मैनुअल ब्रेक लगा दिया गया। हाँ, और बहुत जोरदार ब्रेक लगाया गया। और यहीं से इस पूरी कहानी में असली भूचाल आता है। बात हो रही है उस 18 महीने के पीरियड की जब डीए को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया था। जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का समय। ये वो दौर था जब केंद्र और कई राज्य सरकारों ने, जिनमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है, डीए की किस्तों को पूरी तरह से रोक दिया था। शुरुआत में तो ऐसे ही लगा था ना कि ये सिर्फ कुछ महीनों की देरी है, मतलब जैसे ही हालात ठीक होंगे पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल, कर्मचारियों को भी उम्मीद थी। लेकिन जब स्थिति थोड़ी सामान्य हुई तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि उन 18 महीनों का जो एरियर बनता है, मतलब जो पिछला बकाया बनता है, हाँ, वो बकाया दिया ही नहीं जाएगा। सरकार ने साफ कह दिया कि वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। लेकिन एक मिनट, अगर हम 2020 की बात करें तो दुनिया तो पूरी तरह से बंद पड़ी थी ना। टैक्स कलेक्शन लगभग 0 हो गया था। बिल्कुल, रेवेन्यू तो था ही नहीं। सरकार को अचानक से लाखों वेंटिलेटर्स, कोविड केयर सेंटर, फ्री राशन योजनाएं और बाद में करोड़ों वैक्सीन के लिए पैसा चाहिए था। तो अगर राज्य सरकार ने डीए का पैसा रोककर अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को टूटने से बचाया तो इसमें गलत क्या है? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। मतलब क्या किसी भी सरकार के पास उस वक्त कोई और जादुई तिजोरी थी जहां से वो पैसा निकाल लाती? देखिए, यहाँ पर सरकारी पक्ष का तर्क बिल्कुल यही है, और अर्थशास्त्र में इसे राजकोषीय प्रबंधन या फिस्कल मैनेजमेंट की मजबूरी कहा जाता है। फिस्कल मैनेजमेंट? हाँ, क्योंकि राज्य सरकारों के पास नोट छापने की मशीन तो होती नहीं है। उनका राजस्व मुख्य रूप से टैक्स और एक्साइज से आता है, जो लॉकडाउन में पूरी तरह से ठप था। हाँ, सब कुछ तो बंद था। और हिमाचल जैसे राज्य में जहाँ टूरिज्म अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी रीढ़ है, वहां तो आमदनी का ग्राफ एकदम जमीन पर आ गिरा था। बिल्कुल, कोई घूमने तो जा नहीं रहा था। तो ऐसे में सरकार के सामने एक बहुत ही क्रूर विकल्प था। या तो वो अपने सीमित खजाने को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करें, या फिर कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दें। मतलब ये एक तरह का मैक्रो लेवल का ट्रायाज था। जो सबसे ज्यादा घायल है, पहले उसका इलाज करो। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। सरकार को उस वक्त जिंदगियां बचानी थी। तो फिर विवाद किस बात का है? अगर सरकार ने जिंदगियां बचाने के लिए पैसा इस्तेमाल किया तो कर्मचारियों को भी तो ये बात समझनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा पेच है। सरकार के इस वित्तीय प्रबंधन ने एक दूसरे मोर्चे पर बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया। वो क्या? और वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का मल्टीप्लायर इफेक्ट। अच्छा, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे काम करता है यहाँ? जरा ऐसे सोचिए, जब आप लाखों कर्मचारियों के 18 महीने के डीए का पैसा रोक लेते हैं तो वो पैसा बाजार में जाना बंद हो जाता है। हाँ, क्योंकि कर्मचारियों की जेब में पैसा ही नहीं है। बिल्कुल, तो कर्मचारी नई गाड़ी नहीं खरीदता, फ्रिज नहीं खरीदता, मकान की मरम्मत टाल देता है, वो अपने खर्चे एकदम सिकोड़ लेता है। ओहो, तो इसका मतलब है कि वो पैसा स्थानीय बाजार में नहीं पहुंचा। एकदम सही। जो दुकानदार उस कर्मचारी को सामान बेचकर मुनाफा कमाता, उसकी भी आमदनी गिर गई। हाँ, और जब उस दुकानदार की आमदनी गिरी तो उसने सरकार को जो जीएसटी देना था वो भी कम हो गया। बाप रे, ये तो एक पूरी चेन रिएक्शन है। बिल्कुल, यानी डीए रोककर सरकार ने शॉर्ट टर्म में तो अपनी बैलेंस शीट बचा ली, लेकिन लॉन्ग टर्म में पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था की लिक्विडिटी, मतलब जो नकदी का प्रवाह होता है, उसको सुखा दिया। और यहीं पर कर्मचारियों का नजरिया सामने आता है, जो हमारे स्रोतों में बहुत गहराई से दर्ज किया गया है। हाँ, उनके लिए ये कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं है। बिल्कुल, वे इसे सीधे तौर पर आर्थिक अन्याय मानते हैं, क्योंकि कोविड के दौरान भले ही दुनिया रुक गई थी, लेकिन महंगाई तो नहीं रुकी थी ना। बल्कि कई मामलों में तो महंगाई और ज्यादा बेकाबू हो गई थी। हाँ, सप्लाई चेन टूटने की वजह से राशन से लेकर मेडिकल सप्लाई तक हर चीज के दाम आसमान छू रहे थे। बिल्कुल छू रहे थे। और कर्मचारियों का तर्क बहुत सीधा है इस पर। डीए कोई लग्जरी नहीं है जिसे आप संकट के समय काट लें। ये उनका अर्जित अधिकार है, उनका अक्रूड राइट है। हाँ, क्योंकि काम तो वो कर ही रहे थे। कई लोग तो फ्रंट लाइन पर थे। बिल्कुल, जब बाजार में चीजें महंगी हो रही थी तो उनका भत्ता रोकना असल में उनकी सैलरी में सीधे तौर पर कटौती करने जैसा था। लेकिन वो जो बीच का 18 महीने का ब्लॉक है, हाँ, वो सबसे बड़ा कांटा है। बिल्कुल, वो एक ऐसा ब्लैक होल बन गया है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है। कर्मचारी आज भी उस पैसे की मांग कर रहे हैं। और जब समाधान टेबल पर बैठकर नहीं होता ना, तो मामला कोर्ट में जाता है, जो कि एक और बड़ी समस्या है। बिल्कुल। स्रोतों से जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो ये है कि इस विवाद ने पूरी व्यवस्था को कैसे पंगु बना दिया है। हाँ, ये स्थिति कितनी विडंबनापूर्ण है। मतलब जो क्लर्क, जो अधिकारी, जो पुलिस वाला सरकार की मशीनरी चलाता है, वही अपना हक मांगने के लिए छुट्टी लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में खड़ा है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिससे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह प्रशासनिक क्षमता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो कैसे? जब हजारों कर्मचारी अपनी पेंडेंसी या बकाये के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो होता क्या है, न्यायपालिका पर मुकदमों का एक ऐसा बोझ आ गिरता है जिसे संभालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और कोर्ट का समय कोई सस्ती चीज तो है नहीं। बिल्कुल भी नहीं।
हाईकोर्ट को उन गंभीर संवैधानिक या आपराधिक मामलों पर फोकस करना चाहिए जो समाज के लिए क्रिटिकल हैं। हाँ, जो पेंडिंग पड़े हैं सालों से। हाँ, लेकिन इसके बजाय जजों का कीमती समय सर्विस मैटर्स और वित्तीय बकाये की याचिकाओं को सुनने में जा रहा है। और दूसरी तरफ सरकार का भी तो नुकसान है। बिल्कुल है। जो सरकारी वकील राज्य की तरफ से नीतियां ड्राफ्ट करने या अहम कानूनी लड़ाई लड़ने में अपना समय दे सकते थे, वो अब अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ तारीखें भुगत रहे हैं। यानी जो ऊर्जा राज्य के विकास में लगनी चाहिए थी, वो एक दूसरे को कोर्ट में हराने में लग रही है। हाँ, एक तरह से ये एक लूज लूज सिचुएशन है, मतलब दोनों ही हार रहे हैं। सरकार का पैसा वकीलों की फीस और कागजी कार्रवाई में बर्बाद हो रहा है, और कर्मचारी का समय दफ्तर के बजाय कोर्ट के चक्कर काटने में। और सिर्फ समय ही नहीं, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा होता है। संगठनात्मक व्यवहार या जिसे हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं, उसका एक बहुत ही बुनियादी नियम है। वो क्या? एक तनावग्रस्त और असंतुष्ट वर्कफोर्स कभी भी एफिशिएंट नहीं हो सकती। हाँ, वो अपना 100% दे ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। जब एक कर्मचारी को लगता है कि उसे उसका जायज हक नहीं मिल रहा है और उसे अपने ही पैसे के लिए भीख मांगनी पड़ रही है या कोर्ट में लड़ना पड़ रहा है, तो उसका अपने संस्थान से, मतलब सरकार से, भरोसा उठ जाता है। और सरकार कोई अमूर्त संस्था तो है नहीं, वो इन्हीं कर्मचारियों से ही तो बनती है। अगर इंजन के पुर्जे ही आपस में घर्षण करने लगे तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? यही कारण है कि हमारे स्रोतों में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकार को इस गतिरोध को तुरंत प्रभाव से सुलझाना चाहिए। बिल्कुल सुलझाना चाहिए। और देखिए, अभी तक तो हमने सिर्फ कर्मचारियों की बात की। जब हम पेंशन भोगियों की बात करते हैं ना, तो ये मुद्दा एक अलग ही मानवीय धरातल पर पहुंच जाता है। पेंशनर्स, हाँ, उनकी स्थिति तो और भी संवेदनशील है। बिल्कुल। एक एक्टिव कर्मचारी के पास तो फिर भी भविष्य में प्रमोशन या इंक्रीमेंट की उम्मीद होती है, लेकिन एक पेंशन भोगी का क्या? उनके लिए तो वो बाल्टी का आकार हमेशा के लिए फिक्स हो चुका है, उसमें अब नया पानी नहीं आने वाला। एकदम सही। और उनका सबसे बड़ा खर्च क्या होता है? दवाइयाँ। हाँ, मेडिकल बिल। 60 या 70 साल की उम्र में बीमारियां बढ़ती हैं, और मेडिकल इन्फ्लेशन, मतलब दवाइयों और इलाज की जो महंगाई है, वो सामान्य महंगाई दर से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ती है। बाप रे, ये तो सच में डराने वाला है। तो उनके लिए डीए का एरियर कोई ऐसा पैसा नहीं है जिससे वो कोई वेकेशन प्लान करेंगे या कोई ऐशो आराम की चीज खरीदेंगे। हाँ, उनके लिए तो ये बुनियादी जरूरत है। ये वो पैसा है जो तय करता है कि वो इस महीने अपनी पूरी दवाइयां खरीद पाएंगे या नहीं। उनके लिए ये सीधे तौर पर एक सम्मानजनक सर्वाइवल का सवाल है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के 30-35 साल राज्य की सेवा में लगा देता है, तो बुढ़ापे में उसे अपना वो पैसा मांगने के लिए धरना क्यों देना पड़े? बिल्कुल, जो पैसा गणितीय रूप से पहले ही उसका हो चुका है। हाँ, ये कोई खैरात तो है नहीं। नहीं, ये उनका हक है। और इस पूरे परिदृश्य का जो निष्कर्ष हमारे स्रोत निकालते हैं, वो बहुत स्पष्ट है। वो क्या है? सरकार को इन वित्तीय देनदारियों को, या जो फाइनेंशियल पेंडेंसीज हैं, उन्हें सिर्फ एक खर्च के तौर पर देखना बंद करना होगा। अच्छा, तो फिर इसे किस नजरिए से देखना चाहिए? इसे एक निवेश के तौर पर देखना चाहिए। जब राज्य अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का बकाया चुकाता है, तो वो असल में अपने सिस्टम के भरोसे को रिस्टोर कर रहा होता है। मतलब ये पैसे का लेन देन कम और विश्वास बहाली का कदम ज्यादा है। एकदम सही। और आर्थिक दृष्टिकोण से, जैसा कि हमने पहले मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात की थी, हाँ, वो सारा पैसा घूम फिरकर वापस राज्य की अर्थव्यवस्था में ही आता है। मतलब कर्मचारी बाजार में खर्च करेगा। बिल्कुल। डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अंततः राज्य का टैक्स कलेक्शन ही सुधरेगा। इसलिए इस देनदारी को अनिश्चित काल तक लटकाए रखना किसी भी पक्ष के लिए फायदेमंद नहीं है। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। जब तक कर्मचारी मानसिक और आर्थिक तनाव से मुक्त नहीं होंगे, तब तक वे अपना 100% काम में नहीं दे सकते, और इसका सीधा असर आम जनता को मिलने वाली सेवाओं पर पड़ेगा। तो अगर हम इस पूरे मुद्दे के धागों को एक साथ समेटें, तो आज हमने इस विस्तृत चर्चा में क्या देखा? हमने काफी कुछ कवर किया है। हाँ, हमने देखा कि महंगाई भत्ता सिर्फ एक नीरस आर्थिक आंकड़ा या चार्ट पर बनी कोई लाइन नहीं है। ये असल में राज्य और उसके नागरिकों के बीच उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रतीक है जिस पर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था टिकी होती है। बिल्कुल। एक तरफ राजकोषीय घाटे और सीमित संसाधनों की बहुत ही वास्तविक और कठोर चुनौती है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सरकार के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, फिस्कल रियलिटीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनर्स के सम्मानजनक जीवन यापन का अधिकार है। दोनों ही पक्षों के अपने अपने बहुत ठोस तर्क हैं, लेकिन जब ये टकराव बढ़ता है ना, तो इसका नुकसान पूरी व्यवस्था को उठाना पड़ता है। हाँ, चाहे वो अदालतों में लगने वाले मुकदमों के अंबार के रूप में हो या दफ्तरों में गिरने वाली कार्यक्षमता के रूप में। बिल्कुल सही कहा। और इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा दार्शनिक और कानूनी सवाल खड़ा होता है, जो मुझे लगता है कि इस मुद्दे की सबसे गहरी परत है। वो सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या गंभीर आर्थिक संकट के समय में महंगाई भत्ता, मतलब डीए, एक कर्मचारी का पूर्ण अधिकार या एब्सोल्यूट राइट बना रहता है, जिसे किसी भी कीमत पर छीना नहीं जा सकता?
बहुत गहरा सवाल है। या फिर क्या यह सरकार की वित्तीय क्षमता पर निर्भर करने वाली एक ऐसी सुविधा बन जाता है जिसे आपातकाल में सस्पेंड किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ आज की बहस का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये भविष्य की श्रम नीतियों को यानी लेबर पॉलिसीज को तय करेगा। बिल्कुल। इसका जवाब सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए मायने रखता है जो किसी भी संस्था के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है। क्योंकि संकट कभी बताकर नहीं आते हैं ना, और जब अगला संकट आएगा तो ये तय होना जरूरी है कि आर्थिक झटके का पहला वार कौन सहेगा, संस्था का खजाना या उसके लिए काम करने वाले इंसान की आजीविका। एकदम सही बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस महत्वपूर्ण विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विषय की परतों को हमारे साथ उधेड़ने के लिए हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इस अंतिम सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। दोस्तों, हिमाचल जैसे छोटे और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे राज्य में शायद सरकार के लिए डीए सिर्फ एक वित्तीय बोझ का आंकड़ा हो, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यही डीए घर का बजट, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों के खर्च और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सहारा है। आज भी 15% डीए लंबित है और हज़ारों कर्मचारी व पेंशनर्स अपने ही हक के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हर बार कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा? क्या सरकार खुद आगे बढ़कर समाधान नहीं निकाल सकती? क्योंकि अदालतें फैसला दे सकती हैं, लेकिन भरोसा सिर्फ सरकार के संवेदनशील फैसले ही दिला सकते हैं। अगर समय रहते सकारात्मक कदम उठाए जाएं तो टकराव की स्थिति ही पैदा ना हो। अब उम्मीद यही है कि हिमाचल सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स की भावनाओं को समझेगी और ऐसा रास्ता निकालेगी जहां अधिकार पाने के लिए संघर्ष नहीं बल्कि भरोसा दिखाई दे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।